ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि क्यू एक रैशनल नंबर्स का सेट है और यहाँ से एक ऐसा सेट लिया गया है क्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसके एलिमेंट्स इस तरह के हैं a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 वेयर ईच a एंड b इज अ रैशनल नंबर। ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर क्यू। दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर क्यू। आप चेक कर सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है और हाँ, आपको ये चेक करना आना चाहिए, ऑल एक्सियम सेटिस्फाई करवाने आने चाहिए। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर ये एक वेक्टर स्पेस है तो इसकी डायमेंशन क्या है। तो उस एमसीक्यूज में नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, तो आपका क्या ख्याल है कि इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। डायमेंशन डायमेंशन से मुराद ये है कि ऐसा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो इसको जनरेट भी करता है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। यानी हमें पहले दस। इसकी बेसिस मालूम करनी है, तो बेसिस में जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसकी डायमेंशन होगी। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स हम ये कंसिडर करें 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये इस पूरे वेक्टर वो स्पेस को होने चाहिए। स्पैन भी करता है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। यस सर। ओके, सो दिस इज बेसिस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। ये हमें कैसे पता चला, आप देखें यहीं से हमें मालूम हो रहा है कि क्यू ऑफ स्क्वायर रूट 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन है 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। जैसे ये देख सकते हैं a इंटू 1 प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो ये सेट इसकी बेसिस है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि इसकी डायमेंशन 2 होगी। ओके जी। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरे पास है। मैं पहले ये क्वेश्चन लिख लूं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया था कि लेट डब्ल्यू बी अ सब स्पेस ऑफ आर क्यूब। डब्ल्यू आर क्यूब की एक सब स्पेस है। अच्छा, आर क्यूब क्या है, आर क्यूब भी मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि आर क्यूब बेसिकली एक 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और इसके एलिमेंट्स 3 टपल्स होते हैं x1 x2 x3। और इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड करते हुए हम आर एन की बात भी करते हैं वेयर ईच xi इज अ रियल नंबर। अच्छा, ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर आर और ये एक ऐसी वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन 3 होती है। इसकी डायमेंशन 3 है तो इसकी बेसिस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इसकी एक स्टैंडर्ड बेसिस है जिसके 3 एलिमेंट्स हमें बड़े कॉमनली मालूम हैं कि वो एक तो ये है 1 0 0, एक है 0 1 0 और एक है 0 0 1। बाज बुक्स में इसको E1, इसको E2 और इसको E3 भी कहा जाता है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि ये तीनों ऐसे वेक्टर्स हैं जो आर क्यूब से लिए गए हैं। आर क्यूब का हर एलिमेंट इन 3 के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा जा सकता है। इट मींस दैट आर क्यूब को ये स्पैन करता है और फिर ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। तो ये साबित हो गया कि ये वाकई एक बेसिस है और इस बेसिस में चूंकि सिर्फ 3 एलिमेंट हैं इसलिए इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 3 होगी। तो ये सारी डिस्कशन तो हमारी आर क्यूब के बारे में थी। एक्चुअली जो प्रॉब्लम था वो ये था कि अगर एक मिनट में ये पढ़ लूं, लिखा गया था कि लेट डब्ल्यू बी अ सब स्पेस ऑफ आर क्यूब इफ डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। कि अगर डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू 0 हो तो डब्ल्यू क्या होगी। इफ डब्ल्यू हैज डायमेंशन 0 देन व्हाट अबाउट डब्ल्यू। तो जरा इसकी तमाम सब स्पेसेस के बारे में हम बात करते हैं। खैर तमाम तो हम नहीं कर सकते लेकिन कुछ के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, आर क्यूब जो है अगर हम इसको ड्रा करें तो ये एक्चुअली कुछ इस तरह से है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। ऐसी कोई भी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करेगी वो इसकी सब स्पेस होगी और उसकी डायमेंशन 1 होगी। लाइन पासिंग थ्रू origin is a subspace of dimension 1। ओके जी। अगर हम एक ऐसा प्लेन लें जो ओरिजिन से पास हो, जैसे आप ये एक्स वाई प्लेन की ही बात कर लें, तो एक्स वाई प्लेन ओरिजिन से पास होता है तो हम ये देख सकते हैं कि ये वाकई एक सब स्पेस भी है। वो सब स्पेस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन
पासिंग थ्रू, ओरिजिन को मैं सिर्फ 0 से लिखूंगा, इज अ सबस्पेस ऑफ डायमेंशन 2। तो अब थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि इसकी जो सब स्पेसेस डायमेंशन 2 वाली हैं वो बेसिकली एक मुकम्मल प्लेन है। वो एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वो एक्स जी प्लेन हो सकते हैं, वाई जी प्लेन हो सकता है, या फिर इसके अलावा कोई और प्लेन भी हो सकता है जो ओरिजिन से पास हो। ओरिजिन से पास होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो वेक्टर सब स्पेस है तो उसमें 0 0 0 तो होना चाहिए, तो इसलिए उसे ओरिजिन से पास होना चाहिए। अच्छा, अब लाइन है तो आप देख सकते हैं कि उसकी डायमेंशन 1 है। तो अगर डायमेंशन 0 होगी तो वो क्या होगा? वो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। यानी हमारे पास एक ऐसी सब स्पेस जो 0 कंसिस्ट करती है वो इसकी सब स्पेस होगी, और वो जस्ट ओरिजिन होगा, और इसकी डायमेंशन 0 है। ओके, अच्छा, यहां मैं थोड़ा सा सब स्पेस क्राइटेरिया के बारे में भी बात कर दूं कि अगर हमें एक सबसेट दिया गया हो तो हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि वो उसकी सब स्पेस है या नहीं है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है समटाइम्स स्टूडेंट्स सर के ये लिए। लास्ट पॉइंट दोबारा बता दें आप। मैं ये कह रहा था कि यहाँ से जो ओरिजिन एक पॉइंट मिलेगा, ये एक ऐसी सब स्पेस होगी जिसकी डायमेंशन 0 होगी। ओके, ओके हम हर ओके स्पेस, सर। हर वेक्टर स्पेस की 2 सब स्पेसेस जानते हैं। एक वो खुद जिसकी डायमेंशन जितनी भी मालूम हो वो वही होगी, और एक 0 वेक्टर सब स्पेस जिसकी डायमेंशन 0 डिफाइंड है। ये एक कन्वेंशन के तौर पर भी ली जाती है। ट्रिवियल सबस्पेस। अच्छा, अगर हम W एक सबसेट लें वेक्टर स्पेस V का, तो हमें W को वेक्टर सबस्पेस चेक करने के लिए एक बात चेक करना पड़ती है कि फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू द फील्ड F एंड W1 एंड W2 बिलोंग टू W, अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा W1 प्लस बीटा W2 भी अगेन W के अंदर मौजूद हो तो हम ये कहते हैं कि W इज द वेक्टर सबस्पेस ऑफ V। ओके, मैंने वहां वीडियोस में भी बता रखा है, लेकिन वीडियोस में मैंने 2 बातें बताई हैं। एक तो ये है कि सम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये थी कि लीनियर स्केलर मल्टीपल भी होने चाहिए W। अगर आप उसकी जगह सिर्फ इस एक कंडीशन को देख लें तो ये भी काफी है कि फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा बीटा एंड फॉर एवरी टू W1 एंड W2 इन द सेट W, अगर उनका ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगेन W में मौजूद हो तो W एक वेक्टर सबस्पेस बनती है। अच्छा, अब W में चेक करने का तरीकाकार ये है कि W के जो एलिमेंट्स जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हों, अगर अगेन ये वाला वेक्टर अल्फा W1 प्लस बीटा W2 भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो ये W का मेंबर होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पर x इक्वल 6। उसमें सर जी, सर एक जो एक डॉट होता है, एक पॉइंट होता है, उसकी डायमेंशन क्या होती है? एक पॉइंट जो है, क्या वो एक वेक्टर सबस्पेस की सेंस में आप बात कर रही हैं? जी सर। वेक्टर स्पेस में उस पॉइंट से मुराद, अगर तो आप सिर्फ ओरिजिन ले रही हैं तो उसकी डायमेंशन 0 है। ओके, और अगर आप कोई और ले रही हैं सर तो क्या पहले वो उससे पहले तो चेक करें कि क्या वो वेक्टर सबस्पेस है या नहीं। और वैसे मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं कि अ पॉइंट इज डायमेंशन लेस। ओके, सर 0 डायमेंशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। डायमेंशन 1 की तो समझ आती है कि बेसिस में एक एलिमेंट होगा। ओके, डायमेंशन 0 की समझ नहीं आती। डायमेंशन 0 इसे एज अ 0 वेक्टर स्पेस जो होगी उसकी डायमेंशन 0 एज अ कन्वेंशन में ली जाती है। अच्छा ओके, जी सर। आखिर ये एक वेक्टर स्पेस तो है ना, 0 वेक्टर स्पेस। मीन्स जरा इस बात को यूं देखते हैं, हमारे पास एक सर इसे वेक्टर, कुछ जनरेट नहीं कर रहा कोई एक वेक्टर मिनट, इसे? ये एक 0 एक वेक्टर स्पेस है
जी जी ओके, अगर ये वेक्टर स्पेस है तो एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस। ये मैं इसका एक जी बिल्कुल। इनफॉर्मल सा प्रूफ बता रहा हूँ, ये कोई मैथमेटिकली एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम इसको। अच्छा, अगर ये एक वेक्टर स्पेस है तो इसका एक सब इसकी कोई ना कोई ऐसा सबसेट तो होगा जो इसको स्पैन करेगा। अब इस सेट के दो सबसेट है, कौन कौन से? एक एम्प्टी सेट इसका सबसेट है और एक ये खुद इसका सबसेट है। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब इस सेट में एक एलिमेंट है, लेकिन हम ये जानते हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें जीरो मौजूद हो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो ये तो हो गया लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब अगर कोई एक ऐसा सबसेट जो इस वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है, उसे इसका सबसेट भी होना चाहिए। तो वो कौन सा सेट हो सकता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ही हो सकता है ना, क्योंकि बेसिस होना चाहिए। दो इसके सबसेट हैं, एक ने उसमें से बेसिस होना है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इस वजह से ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से बेसिस नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ यही एक ऐसा सेट है जो इसको स्पैन करता है और जो लीनियरली बिल्कुल इंडिपेंडेंट भी है। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? कोई एलिमेंट नहीं है, जीरो तो डायमेंशन दैट्स हो वाई गया। हम इस तरह कन्वेंशन के तौर पर लेते हैं कि जीरो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जीरो है। सर ये हमेशा हम लीनियरली इंडिपेंडेंट ही क्यों लेते हैं बेस के लिए? वो तो उसकी डेफिनेशन है ना, कि बेस के लिए अच्छा, जरूरी है कि वो सेट उसको स्पैन भी करे और उसके तमाम वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हों। मतलब अगर हम लीनियरली डिपेंडेंट लें तो हम बेस नहीं बना सकते, बेस कुछ नहीं ऐसा लेते होगा? जी। सर इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली ओके, मैं इंडिपेंडेंट आता में। हूँ इस तरफ भी। ये प्रॉब्लम नंबर 3 था हमारे पास कि x इक्वल 6 इन आर क्यूब इज। अब x इक्वल 6, सिर्फ x इक्वल 6 लिख दिया जाए तो ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए साथ में आर क्यूब का जिक्र भी किया गया। देखें, हम अगर तो प्लेन की बात करें आर स्क्वायर में, तो x इक्वल 6 एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस को 6 पर कट कर रही है। ओके, और अगर आर जी। क्यूब की बात की जाए जैसे यहाँ पर की गई है, तो x इक्वल 6 से मुराद ये है कि ये एक ऐसा प्लेन है, यानी x इक्वल 6 से मुराद है इसमें y और z फ्री हैं। आर स्क्वायर में x इक्वल 6 से मुराद ये था कि y फ्री है, तो y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू फिक्स रहेगी 6, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और जब आर क्यूब की बात करेंगे तो x की वैल्यू 6 फिक्स रहेगी, y और z फ्री हैं, इसका मतलब यह है कि वो कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ से एक प्लेन बनेगा। ओके अफजाल। होंगे x और y सर और z ओके। सर। और ये एक ऐसा प्लेन होगा जो वाई जी के पैरेलल होगा, सो इज अ ओके सर। प्लेन। और इसकी यस। डायमेंशन 2 है, बल्कि ये एक वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों जी? क्या ये वाला सर प्लेन आर क्यूब की सब स्पेस है? नो नहीं है सर। क्योंकि ये जीरो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा क्योंकि है। वो ओरिजिन से पास ही नहीं होता, इसलिए ये उसकी वेक्टर सब स्पेस नहीं है। ओके, तो टोटल ये 6 हैं। सर नंबर यहाँ हम्म। सर यहाँ पे हम ये जो स्पेस ले रहे हैं, ये एक्स वाई जी और तीनों पॉइंट्स की ले रहे हैं। जी जी, क्योंकि आर क्यूब की बात कर रहे हैं हम। जी। नंबर 4 है कि कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अभी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा। और नेक्स्ट नंबर 6 है, 5 भी मैं नहीं करूंगा, वो भी डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बारे में बात की गई है, तो वो भी हम अभी पढ़ लें, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 6 पॉइंट जो मेरे पास क्वेश्चन पहुंचे हैं, उनमें से नंबर 6 ये है कि एन इक्वेशन डिफाइनिंग सबस्पेस ऑफ आर क्यूब स्पैन्ड बाय आर क्यूब का एक ऐसा सबसेट हम ले रहे हैं जो स्पैन हो रहा है इन 3 या 2 वेक्टर से, उनमें से एक है 1 -3 2 और दूसरा है -2 0 3 इज। ये क्या कह रहे हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। एन इक्वेशन डिफाइनिंग सबस्पेस W of R cube spanned by the vectors these and these is।
ओके, कि इनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन से एक इक्वेशन बनती है, जरा वो इक्वेशन बनानी है हमने। तो इनके स्पैन से क्या मुराद है कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, अल्फा टाइम 1 माइनस 3 2 प्लस बीटा टाइम माइनस 2 0 3। तो इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे इसमें। जी आप क्या पूछ रही थी, आप बताइए। हेलो। सर यही पूछा था, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली ओके ओके, इंडिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। पहले हम लीनियरली इंडिपेंडेंट को बात डिस्कस कर लेते हैं। शहबाज, मैंने आपके मैसेज पढ़ लिए हैं, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ उसका भी। अच्छा, लीनियरली इंडिपेंडेंट से मुराद ये, अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेसेस का एक सबसेट हो, उसके एलिमेंट्स हों W1 W2 और W3, मान लें सिर्फ ये तीन हैं। अच्छा, ये वाला सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होगा, मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट को अब जस्ट Li लिखूंगा, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ अल्फा 1 W1, हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं अल्फा 2 W2 प्लस अल्फा 3 W3। ओके, अगर हम ये लीनियर Okay, कॉम्बिनेशन बनाएं और इसको 0 के इक्वल रखें तो इसका कुछ ना कुछ तो आंसर भी होगा। अगर ये सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल हो कि अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 0 के बराबर हो, तो हम ये कहेंगे कि दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, yes sir. अगर जितने भी वेक्टर्स हमें दिए गए हैं, अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल रख के उसे सॉल्व किया जाए और उससे हमें सिर्फ और सिर्फ यही पता चले कि ये तमाम स्केलर जो हमने लिए हैं ये 0 हैं, वरना कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो 0 बन जाए, तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि ये वाला सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और एक ऐसा सेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो उसे लीनियरली डिपेंडेंट सेट कहा जाता है। बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, मैंने ऊपर ये बात सर एक की। क्वेश्चन है यहाँ पे। जी जी। सर ये इस मेथड से हम बता सकते हैं जैसे कि फाई जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फाई लीनियरली इंडिपेंडेंट है यानी कि ओके, एम्प्टी सेट सर। पहले तो फाई के एलिमेंट्स लेना आप, सर फाई के एलिमेंट्स लेना और उनको फिर इस तरह से लिखें अल्फा 1 W1 प्लस अल्फा 2 W2 प्लस सर अल्फा 3 फाई W3 लीनियरली इक्वल 0। डिपेंडेंट है एक्चुअली या सर, लीनियरली इंडिपेंडेंट है? फाई लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सर वो इंडिपेंडेंट थोड़ा है एक्सप्लेन कर दें इंडिपेंडेंट कैसे। जी, सर, लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। सर ये ठीक थोड़ा है। एक्सप्लेन कर ओके, दें। अच्छा जी, आप क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, सर यहाँ ये एम्प्टी सेट जो है ना ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे मैं कैसे इसकी है एक ये। रीजन यहाँ पर ये बता चुका हूँ कि 0 सेट जो है, ये आपने सुन लिया था जो मैंने कहा। जी सर। ओके, अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आप इस बात पे बजिद हैं कि एम्प्टी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे है। उसकी रीजन ये है कि अगर तो उसमें कुछ एलिमेंट्स हों, एक ऐसा सेट जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स हों और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ है। पहले तो आप एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स चुनें, या चलें इसे एक और तरह से देखते हैं, हम लीनियरली डिपेंडेंट देखते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट एक ऐसा सेट होता है कि जिसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हम लें, मैं उसी तीन एलिमेंट्स वाले सेट की बात कर रहा हूँ, अल्फा 1 W1 प्लस अल्फा 2 W2 प्लस अल्फा 3 W3 इक्वल रखें 0 के, और ये तब भी पॉसिबल हो जब इसमें से कोई एक नॉन जीरो हो। ओके, यानी ये यहां से हमें ये पता चले कि या तो अल्फा 1 0 नहीं है, या फिर अल्फा 2 0 नहीं है, या फिर अल्फा 3 0 नहीं है। ओके, ओके सर। तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि वो वाला जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। कोई एक, एटलीस्ट कोई एक इनमें से नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी चाहे सारे भी जीरो हो जाए लेकिन एक नॉन जीरो रहे, तो वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है। और एक ऐसा सेट जो लीनियरली डिपेंडेंट ना हो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है। तो उसमें फिर से ये सारे 0 होंगे।
हाँ, उसमें ये सारे जीरो होंगे, ये जैसे हम ऊपर बात कर चुके हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 शुड ऑल बी इक्वल टू 0। अब अगली बात ये थी कि हम एम्प्टी सेट को ही लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, तो उसकी एक रीजन ये है और दूसरी ये है कि अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट ना हो तो इसका मतलब ये होगा कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, ओके सर। ये कौन पूछ रहे थे पहले? एक्सक्यूज मी सर। जी नहीं सर। ठहरे, ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ मेरा। हेलो, जी सर, क्लियर है। हमजा रफीक थे आप? जी सर। तो एक रीजन मैं ये बता चुका हूँ, दूसरी रीजन यहाँ से ये बता रहा हूँ कि वो एम्प्टी सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, सो दैट्स वाई लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है ओके सर मेरा सर क्वेश्चन। जी, सर मेरा सर क्वेश्चन ये है कि सर मेरी आवाज आ रही है? शकीला शौकत जी। जी सर। सर ये मैंने पूछना चाह रही हूँ कि हमने लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट फाइंड करने के लिए या सेटिस्फाई करने के लिए इज इक्वल टू 0 रखेंगे या फिर हमारा आंसर मस्ट 0 आना चाहिए? ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उसे जीरो रख के सॉल्व किया जाए और वहां से स्केलर सारे जीरो मिले तो हम कहेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जी सर जी नेक्स्ट लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मालूम लीनियरली करने के लिए डिपेंडेंट डिटरमिनेंट का क्या रोल है? डिटरमिनेंट का जी, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मालूम करने के लिए डिटरमिनेंट का क्या रोल हो सकता है? नहीं कुछ डिटर्मिनेंट का रोल हो सकता है और वो बड़ा अच्छा रोल है उसका। उसका ये रोल सर ये वहां है, से तो वो तरह एक डिफाइन कर मिनट दिया एक सर। मिनट, उसके लिए हम बात करते हैं लीनियर और नॉन रॉन्स्कियन की बात करते हैं, एक मिनट की। ये तब सबसे ज्यादा यूजफुल है जब हमारे पास फंक्शंस हों जिनको हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट चेक करना हो। ओके, अच्छा अब देखिए हम दो फंक्शन लेते हैं, ये हम ओडी में भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है साइन एक्स और दूसरा फंक्शन है कॉज एक्स या 2 कॉज एक्स। हमने देखना ये है कि क्या ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसको एफ कह देते हैं और इसको जी कह देते हैं। एफ का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होगा? कॉज एक्स। और यस जी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा -2 फाइन। साइन एक्स। यहां से हम रॉन्स्कियन फाइंड करेंगे। रॉन्स्कियन बेसिकली एक डिटर्मिनेंट है जिसमें फर्स्ट रो में एफ और जी रखेंगे और सेकंड रो में एफ डेरिवेटिव और जी डेरिवेटिव रखेंगे। तो ये इक्वल होगा एफ जी डेरिवेटिव माइनस जी एफ डेरिवेटिव। ये बहुत आवाज आती है हर मीटिंग में। फैजान अली माइक म्यूट रखें प्लीज, रानी और मोहम्मद बिलाल भी। मोहम्मद बिलाल, ओके अच्छा, तो यहां से एफ और जी डेरिवेटिव हम पुट करते हैं, ये हमें मिलेगा साइन इंटू -2 साइन एक्स इंटू -2 साइन एक्स और माइनस जी जी जो कि है 2 कॉज एक्स एंड मल्टीप्लाई विद एफ प्राइम जो कि कॉज एक्स है। तो ये इक्वल हुआ -2 साइन स्क्वायर एक्स और -2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो इट मीन -2 है, तो ये जीरो तो ना हुआ। तो अगर हमारा रॉन्स्कियन जीरो ना हो तो जो दिए गए एलिमेंट्स होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। एक्सक्यूज मी ओके, सर, एक क्वेश्चन है। इसी से मुताल्लिक है सर जी सर, सर जी। इसमें हम लोग 2 से ज्यादा फंक्शंस का चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसी को एक्सटेंड करते चले जाएंगे। हमारे पास डिटर्मिनेंट 3/3 का, सर अगर 3 4/4 का फंक्शंस हो या जाएंगे, 5/5 का बनेगा। सर अगर 3 फंक्शंस हो जाएंगे तो फिर हम ऊपर रखेंगे सिंपल फंक्शन, नीचे डेरिवेटिव, तो वो और फिर सर डबल फिर स्क्वायर डेरिवेटिव। मैट्रिक्स तो नहीं? अच्छा फिर डबल आएगा जी जी बिकॉज उसे स्क्वायर बनाना है। जी बिल्कुल। ठीक है सर वो सर ओके मेरा जी, क्वेश्चन था एक। जी जी सर एक सर क्वेश्चन है सर, ये ट्रिप ये 3x3 के लिए भी हो गया तो 4x4 के लिए भी हो सकता है ये? ये किसी भी तादाद तक हो सकता है, n/n तक हो सकता है, बस आपको ओके उनके सर, डेरिवेटिव लेना आने चाहिए। ओके सर। जी वाला कर दें। जी अब्दुल सत्तार। सर मीन इसको एक्सपेंड करेंगे फिर हम लोग?
जी बिल्कुल, उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आना चाहिए। ठीक है सर मेरा ठीक क्वेश्चन ये था कि लीनियरली डिपेंडेंट में हमने जो लिया था A1 नॉट इज इक्वल टू A2 A3 नॉट इज इक्वल 0 होना चाहिए, तो कहीं मैंने पढ़ा था कि उनमें से कोई भी एक एलिमेंट 0 हो सकता है कभी कभार, नहीं तो नहीं वो नहीं, लीनियर नहीं। अगर वो डिपेंड जीरो नहीं हो होगा सकता तो वो कभी, लीनियरली डिपेंडेंट होगा, वो लीनियर डिपेंड हो जाएगा फिर सर? फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, नॉट इंडिपेंडेंट। जी सर। इंडिपेंडेंट होने के लिए जरूरी है कि वो तमाम स्केलर जीरो हो, और अगर उनमें से कोई एक भी ऐसा हो जो जीरो ना हो तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी। सर ये आपने डेफिनेशन बताई लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की, मतलब कि जब हम उसके कॉम्बिनेशन में सारे स्केलर जीरो हो जाएंगे तो वो वेक्टर का जो सेट होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। जी अब बिल्कुल। और अगर एक आधा भी जो है वो जीरो ना हो वेक्टर लें तो उसके साथ तो जिस स्केलर को भी मल्टीप्लाई करेंगे वो उसको जीरो कर देगा, तो उस लिहाज से जीरो वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। क्यों? ये चीज देखिए, एक मिनट। हमारे पास ना तीन वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक v1 है, एक v2 है और एक 0 है। यहां से हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3, दैट शुड बी इक्वल टू सर 0। जस्ट जस्ट जीरो वेक्टर की बात कर रही हूँ, जस्ट जीरो वेक्टर की। चलें सिर्फ जीरो की बात कर लेते हैं। एक जस्ट जीरो वाला जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। उसकी वजह ये है, अगर ये जीरो है तो हम इसमें एक ही नंबर है ना, सो अल्फा 1 इंटू जी 0 सर। शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ जी सर। अल्फा 1 जो है ये नॉन जीरो हो सकता है? होगा भी हमेशा नॉन जीरो। नहीं, जीरो भी हो सकता है, हो सकता है रियल से। कोई भी हो सकता है। अल्फा 1 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी तो ना बनी ना। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए जरूरी है सर कि वो सिर्फ और सिर्फ फिर एक ही मेयर में नॉट पॉसिबिलिटी सर में चला जाएगा, इंडिपेंडेंट के लिए मीन जी। सर फिर तो इंडिपेंडेंट में के लिए नॉट में चला हमें जाएगा। जी बिल्कुल, मैं ये बात आप दोबारा सुन लें कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए जरूरी है कि सिर्फ स्केलर के पास एक ही ऑप्शन हो और वो जीरो हो। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है जो आपने बताया? क्वेश्चन नंबर 6 की मुझे मुकम्मल से समझ नहीं आई थी, मैं उस वक्त भी ये डिस्कस कर रहा था। आपको अगर इसका आइडिया है तो मुझे बता दें। नहीं सर, अभी मैंने अभी देखा है तो मैं ये पूछ इन्होंने रहा था लिखा कि एन इक्वेशन डिफाइनिंग subspace W of R cube spanned by the vectors 1 -3 2 and -2 0 3 is। नीचे इन्होंने इक्वेशन भी लिख रखी है, लेकिन मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे उसकी अभी बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। जैसे मैंने ये बताया कि उसको चूंकि वो इन दो वेक्टर से स्पैन हो रहा है तो उसे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। सो लीनियर कॉम्बिनेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है कि अल्फा -2 बीटा कॉमा -3 अल्फा 0 एंड 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। अगर आपके ज़हन में इसके अलावा कोई और है तो आप बता सकते हैं। ओके सर, इससे फिर सर देखेंगे। सर जी जो बात लास्ट पे हो रही थी जीरो की, तो उसको जी। तो मे और मे नॉट में जाना चाहिए इस कंडीशन के मुताबिक, बिकॉज अल्फा और अल्फा जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो देखें, सकता। एक सेट दो नहीं हो सकता, या वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है या लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ये डिसाइड होता है इस स्केलर की मदद से। अगर इस स्केलर के पास सिर्फ एक ही चॉइस हो कि वो जीरो हो तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और अगर इस स्केलर के पास जीरो के अलावा और चॉइसेस भी हों तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस स्केलर के पास इन्फिनिटली मेनी चॉइसेस हैं। जी सर, क्लियर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरा जी। क्वेश्चन है। जी जी, क्वेश्चन पूछें। सर एक प्लेन है, वो आर क्यूब की सब स्पेस है सर, उसकी बेसिस फाइंड करनी है, वो कैसे करेंगे सर? आर क्यूब की मैं ऊपर पहली बार यही डिस्कस कर चुका हूँ कि आर क्यूब के अंदर अगर हम एक ऐसा सबसेट लें जो एक प्लेन है, और वो सॉरी ये आर क्यूब ये है, अगर एक प्लेन इसके ओरिजिन से पास होता है तो उसकी डायमेंशन 2 होगी। सर ये जो प्लेन है ना सर, मेरे पास जो लिखा हुआ है सर, वो ओरिजिन से पास हो रहा है सर।
उसकी आप मुझे उसकी इक्वेशन बता डायमेंशन दें, 2 होगी। इक्वेशन बता दें। लिखे सर, जी जी, x 2y x प्लस प्लस 2y 2y प्लस 5z प्लस 5z इक्वल्स टू 0। इज इक्वल टू 0। तो ये एक प्लेन है और इसकी डायमेंशन 2 है। अब इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, देखिए कैसे। हम यूं ये कह रहे हैं कि W एक ऐसा सेट है जिसमें ऐसे x, y और z हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बेसिकली प्लेन ये मुकम्मल है ना जी। अच्छा, तो इसकी हमने डायमेंशन फाइंड करनी है कि कितनी होगी। यहां से देखें, हमें x, y और z के बारे में पता चल सकता है। अगर ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन है जिसमें 3 अननोन हैं, इसका मतलब 2 फ्री होंगे। जी। ओके, जो हम पहले इक्वेशंस की डिस्कशन करते रहे हैं। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, हम y और z को फ्री कर दें तो x को लिख सकते हैं -2y माइनस 5z। जी। ओके, तो अगर w का हम ये एलिमेंट लें x, y, z, तो कॉलम वाइज में ले रहा हूँ, रो वाइज भी ले सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं x की वैल्यू मैं पुट करूंगा -2y माइनस 5z, y की वैल्यू y होगी और z की वैल्यू जस्ट z होगी क्योंकि हमने इन दोनों को फ्री कर रखा है। सो ये हो गया -2y y0 प्लस -5z 0 एंड z। अच्छा, तो पहले में से y कॉमन है, जब y कॉमन लेंगे तो ये होगा -2 1 0, और नेक्स्ट में से z कॉमन है तो यहाँ पर होगा -5 0 1। तो आप देख सकते हैं कि इस वेक्टर स्पेस के सब स्पेस के हर एलिमेंट को इन दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। और ये एक होमोजीनियस सिस्टम के सॉल्यूशन है, तो होमोजीनियस सिस्टम के जो सॉल्यूशन में वेक्टर मिलते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होते हैं। So W is being spanned by these two vectors and these two are linearly independent. So that's why we can say that W is two-dimensional vector subspace of R3. सर होमोजेनियस में डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, नहीं सिर्फ इंडिपेंडेंट ही मिलेंगे। जी, ओके ओके है सर। सर। सर एक सर लाइन है, डायमेंशन बतानी है। जी क्वेश्चन है, एक लाइन है R³ की सब स्पेस है वो, सर उसकी ओके। डायमेंशन बता। अगर वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो वो उसकी सबस्पेस होगी और उसकी डायमेंशन 1 होगी। लाइन लिखे जी, सर, लाइन लिख देना, वो लिखे ना, वो फिर बता दें सर कैसे बोले डायमेंशन बोले 1 हो। इक्वेशन बोले लाइन की। x ओवर -2 x ओवर -2 2 ओवर 1 इज इक्वल टू, ओवर 1 सॉरी आपकी आवाज कट रही है, सर y ओवर 1 y ओवर 1 इक्वल भी है कुछ z ओवर 6। z ओवर 6। जी ठीक है, तो यहाँ से हम फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की तरफ चले जाते हैं। हम यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2y एंड 6y या z इज इक्वल टू 6y। ओके, तो अब आपके पास कितनी सर इक्वेशंस हैं? सर ये भी बता दें लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में है। जी जी, लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में है ना, तो मैं इससे दो इक्वेशंस बना रहा हूँ, x इक्वल -2y एंड z इक्वल 6y। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और 3 अननोन हैं, x, y एंड z। इसका मतलब एक फ्री होगा, तो एक फ्री होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी डायमेंशन 1 होगी। अगर हम इसको जैसे हमने ऊपर लिखा है x, y, z की तरह से लिखना चाहें तो x, y, z अब यूं लिखे जाएंगे जो कि सिर्फ y पर ही डिपेंड करेंगे। x की जगह हम लिखेंगे -2y, y जस्ट y होगा और z